हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 17 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 को मनाया गया है, उसी सीरीज में आज का भी आर्टिकल है। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें उसी से संबंधित है। तो आज के आर्टिकल में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा इकोलॉजिकल चैलेंज इन इंडिया। सेकंड है आपका हाई पॉइंट इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वाला हाई पॉइंट है, ये मोस्टली जो है आपका CSIR है, उन्हीं के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर उनके द्वारा ही लिखा गया है। तो CSIR ने क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट किया है उसी के बारे में बातचीत है। अगला आर्टिकल है कि हमारा आज़ादी का 75 साल हो गया है। आने वाले जो 75 साल हैं उसको हम लोग क्या प्रायोरिटी होना चाहिए उस डायरेक्शन में, उस पे ये आर्टिकल है। चौथा है आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके कि हम लोगों ने अभी 10% वाला जो टारगेट है वो अचीव किया है। उसके आगे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जनरेशन्स हैं, उसके बारे में क्या चैलेंज, क्या इशू, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और लास्ट का जो आर्टिकल है ये कास्ट इन इंडिया, ये 15 अगस्त 2022 का ही न्यूज़पेपर का आर्टिकल था। उसमें कास्ट क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, उस रोल में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके रिगार्डिंग बातचीत की गई। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का जो आर्टिकल है। हाँ, इकोलॉजिकल चैलेंज इन इंडिया। तो इसमें वेरियस डाटा से दिखाया गया है कि किस तरीके का इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है। तो पहला जो डाटा दिया गया है वो है हमारे पास कि जो करीब 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में जो मोस्ट एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन लेवल है उसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं वाटर स्ट्रेस की बात की जाए तो वहाँ पे नीति आयोग ने एक आंकड़ा दिया है कि 60 करोड़ आदमी जो है इंडिया में वाटर स्ट्रेस का सिचुएशन फेस कर रहा है। और ये जो वाटर स्ट्रेस का सिचुएशन है ये हाई से एक्सट्रीम के बीच में इतने लोग हैं। अगली बात वाटर क्वालिटी को बात की जाए तो वाटर क्वालिटी में इंटरनेशनल एक इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक 120 है आउट ऑफ 122 नेशंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन। तो ये जो है हमारे लैंड का 30% इसकी वजह से ख़राब हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन की वजह से। लैंड प्रोडक्टिविटी जो है हमारी कंट्री में, वो जो एक्चुअल पोटेंशियल है इसका 1/4 1/5 पे चल रहा है। हम लोग इसको बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज हमने किया, जिसकी वजह से और भी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है लॉन्ग टर्म में उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। एक और आंकड़ा देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने आंकड़ा दिया था 2013 में कि इंडिया जो है इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से अपने GDP का 5.7% लूज कर रहा है। तो ये सारे आंकड़े हैं जो कि इकोलॉजिकल चैलेंज को दिखाते हैं। इसके आगे भी कुछ और आंकड़े हैं इसी सीरीज में। जैसे बात की गई है कि जो इन्वायरमेंटल और सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं इसको मोल्ड किया गया है, इसको चेंज किया गया है सो दैट इट कैन फेवर कॉरपोरेट एक्सेस। इस फॉर एग्जांपल आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे नए चेंजेस लाए थे। जैसे मान लीजिए कि आपका इन्वायरमेंटल वायलेशन हो रहा है, तो बाद में अगर पता चलता है इन्वायरमेंटल वायलेशन, तो जो वायलेटर है वो फाइन स्पेसिफिक रहेगा, उसको पे करके उस चीज़ को, उससे मुक्ति पा सकता है। तो कॉरपोरेट के लिए पैसे देना कोई बड़ा उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपका इन्वायरमेंट वो ख़राब होता है। फिर 1991 के बाद इंडिया में आया LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ। यहाँ से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जिसका कि खनन करके उसको बाहर भेजा जाने लगा, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा, जिससे हुआ क्या है कि करीब 6 करोड़ लोग हमारे कंट्री में डिस्प्लेस हुए हैं।
उनका प्रॉपर तरीके से रिहैबिलिटेशन पुनर्वास नहीं किया जा सका है। और रिसेंट फेनोमेना हम लोग देखते हैं तो वो है क्लाइमेट क्राइसिस सिचुएशन को। इस पे हम लोग क्या दिख रहा है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेनफॉल उतना रेगुलर नहीं है। हमारा मानसून बताया गया कि नॉर्मल रहेगा, लेकिन नॉर्मल रहते हुए भी कुछ एरिया में एक्सेसिव रेन हो रहा है, कुछ एरिया में डिफिशियंट रेन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही। क्लाउड बर्स्ट का सिचुएशन, फिर साइक्लोन का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। फिर लैंडसेट का एक स्टडी है, तो इस स्टडी के हिसाब से बताया गया कि इंडिया में एनुअली 7.4 लाख एक्सेस डेथ सिर्फ एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से हुआ है। और इन सारे डेथ में से मेजॉरिटी जो है वो गरीब लोग थे, क्योंकि उनको ही बाहर जाना पड़ता था, बाहर जाके काम करते थे, उनके पास एयर कंडीशन ये सारी सुविधाएं नहीं थी, बाहर जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि डेली लाइवलीहुड के लिए उनको डेली अर्न करना पड़ेगा, जिसके लिए वो एक्सट्रीम टेम्परेचर वो फेस कर रहे थे। आगे आते हैं हम लोग कि ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब कुछ यहाँ पे जो ऑथर हैं इन्होंने कुछ दिया है कि क्या क्या उदाहरण है जिसको कि हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे पहला उदाहरण ये देते हैं कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी में 5000 दलित वुमेन फार्मर्स मिल के उन्होंने ये दिखाया कि कैसे हम लोग ट्रेडिशनल जो वाटर सिस्टम था, रेनफेड वाला व्यवस्था, ट्रेडिशनल सीड की व्यवस्था और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हुए हम लोग बिना अपने फूड सिक्योरिटी को और फूड सॉवरेनिटी को प्रभावित किए हुए हम लोग अपना उसी लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन, जो अपना फूड प्रोडक्शन है, उसी लेवल पे बनाए रख सकते हैं। अगली बात, ये इको टूरिज्म मॉडल को लेके बात करते हैं कि अगर कम्युनिटी के द्वारा बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, इस जगह पे होम स्टे की फैसिलिटी चल रही है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो आपको अपने घर में रहने की सुविधा देते हैं, आप वहाँ पे रह सकते हैं, उनके कल्चर को समझ सकते हैं। तो ये एक अच्छा सस्टेनेबल मॉडल है। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, सेक्रेड ग्रुप्स होता है, तो ये कम्युनिटी के द्वारा ये जंगल प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके भगवान यहाँ बसते हैं, किसी वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी मान्यता है। तो ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का एक तरीका है। अब सजेशन के तौर पे वो 3 चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि हमें जो है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन से शिफ्ट करना पड़ेगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव पे, और जो ग्लोबल कॉमन्स हैं वाटर के ऊपर, लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, तो इनके ऊपर कम्युनिटी का अधिकार दिया जाना चाहिए। और कम्युनिटी का अधिकार के साथ साथ में जो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है वो हम लोग ग्राम सभा और उसी का इक्विवेलेंट अर्बन एरिया में कुछ बनाया जाए, अर्बन एरिया सभा के नाम से, तो उसको डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाए, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द कॉमन्स। तो इस आर्टिकल में इतनी ही बात थी। हम लोग आते हैं अपना अगला आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल है हमारा हाई पॉइंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो 1947 के आसपास हमारी कंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम था, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, हेल्थ इंडिकेटर हमारा ख़राब था, कम्युनल वायलेंस का सिचुएशन बना हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स थे वो बाहर जा रहे थे। तो ये सारे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। इसके बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन स्टिल जो CSIR पहले ही, आज़ादी के पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी 1942 में, तो इसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चूँकि यह आर्टिकल लिखा गया है डायरेक्टर जो पहले रह चुके हैं CSIR के, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो CSIR की जर्नी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन 75 सालों में, कैसे उन्होंने देश को क्या क्या चीज़ें दी हैं, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट उनके लिए ये है कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायक हो सकता है। तो उन सारे जगहों पे इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे अपने अपने कैलेंडर एरिया वाइज चल रहा था, लेकिन कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था।
उसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया गया CSIR के द्वारा, और हमारा नेशनल कैलेंडर जो शक संबद्ध है वो एडॉप्ट किया गया। फिर बात की जाए कि इलेक्शन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा था, डबल वोटिंग, ट्रिपल वोटिंग, एक ही आदमी 3 बार 4 बार वोट दे के जा रहा है, क्योंकि कुछ मार्किंग के लिए था नहीं कि कैसे इसको मार्क करेंगे। तो CSIR ने ही बनाया था इंडेलिबल इंक, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, जो अभी इलेक्शन में, चुनाव में अभी आपकी उंगली पे जो निशान लगाया जाता है उसी इंक की बात की जा रही है। ये बना होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट का, और ये इंक अभी भी प्रयोग में है। हम लोगों ने इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किया है। ये तो हो गया आपका कि इलेक्टोरल करप्शन को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकता है, उसका एक उदाहरण हो गया। फिर लेदर इंडस्ट्री की बात की जाए तो लेदर इंडस्ट्री में भी CSIR ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इन सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे CSIR को हम लोग देखते हैं तो ये जो CSIR है, इसने सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI ये सेटअप हुआ था 1948 में। इसके पहले जो 1947 तक था, जो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था लेदर सेक्टर के द्वारा, वो करीब 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था इसकी वजह से। लेकिन जब CSIR का इंटरवेंशन हुआ लेदर सेक्टर में, जो इंस्टीट्यूट बनाया गया उसमें रिसर्च किया गया, तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो करीब 4.5 मिलियन लोग इसमें रोजगार अपना पा रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि CSIR का ही कंट्रीब्यूशन था, गवर्नमेंट भी इस साइड में काम की थी। गवर्नमेंट ने जो रॉ स्किन है, जो रॉ लेदर है, उसका एक्सपोर्ट पे लगा दिया था बैन, और जो सेमी फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट्स थे, पूरे तरीके से फाइनल प्रोडक्ट नहीं, तो उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, ताकि जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो, डायरेक्ट फाइनल लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। उसके अलावा जो CSIR ने इसमें रिसर्च किया तो उससे प्रोडक्शन में हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये दिख गया। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो इनका ग्रीन रेवोल्यूशन में देखते हैं क्या रोल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में CSIR ने कंट्रीब्यूट किया 2 एरियाज़ में, एक एग्रोकेमिकल और दूसरा फार्म मैकेनाइजेशन। तो जो एग्रोकेमिकल वाला एरिया है, इसमें उन्होंने हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन दोनों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। और जो फार्म मैकेनाइजेशन में बात की जाए, जो स्वराज ट्रैक्टर हम लोग देखते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके प्रमोशन और उसमें काफ़ी बड़ा रोल CSIR का रहा है। नेक्स्ट एक अगला जो सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर है। इंडिया को जो है पूरी दुनिया का फार्मेसी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनरिक मेडिसिन हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। तो इस डायरेक्शन में भी CSIR ने कंट्रीब्यूट किया विथ दियर anti-HIV ड्रग, ये उन्होंने बना के दिया। अगर रिसेंट टाइम्स की बात की जाए, जो पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है लेवेंडर्स की खेती के लिए। तो इस तरीके से CSIR लगातार कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द सोशल काउजेस, और टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रहा है, तो इसको हम लोग काफ़ी जगहों पे उस उदाहरण को यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग कमिंग 75 ईयर्स, आने वाले 75 साल, इसको हम लोग क्या करें। तो अभी तो जो 75 साल हमारा बीत गया सो बीत गया, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया, लेकिन जो कमिंग 75 ईयर्स हैं, इसमें जो हमारा बेसिक फोकस होना चाहिए, जो ऑथर कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ाने पे हमारा प्राइम फोकस रहना चाहिए। और इसको करने के लिए जो प्राइम इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो है कि आप R&D में जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो करेंटली 0.7% ऑफ द GDP है, इसको करीब 4% ऑफ द GDP के आसपास तक हम लोग इसको पहुंचा लें। इसी बात को वो एक एग्जांपल से भी दिखाते हैं ऑथर कि इजराइल और साउथ कोरिया, उनका जो R&D पे एक्सपेंडिचर है लगभग GDP का 5% वो इस पे स्पेंड कर रहे हैं। तो उनके ग्रोथ में ये चीज़ दिखता भी है, पर कैपिटा इनकम में, ये सारी चीज़ों में ये चीज़ झलकता है।
अब इसका एक्सपेंडिचर तो हम लोग बढ़ा दें, लेकिन अब कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें और साथ में आनी चाहिए, तो उस पर ये 3-4 बातें कहते हैं। तो जो पहली बात कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसका एक हिस्सा फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाने पे फोकस किया जाना चाहिए, उसमें उस चीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जो बहुत सारे रिसर्च की दिशा में इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें प्रोसीजरल जो है समानता नहीं है, तो उसको एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के तहत में समानता लाने की ज़रूरत है। और जो पूरे ग्लोबल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको बोरो करने की ज़रूरत है, वो हम लोग लेके आए, हमारे यहाँ पे अडॉप्ट उसको किया जाए। एंड दी नेक्स्ट थिंग जो कि ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि जो मासेस हैं उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नज़दीक लाया जाए, और उसका एक तरीका ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में उनको लैब से लिंक किया जाए, उनको लैब की फैसिलिटी दी जाए, तो काफ़ी सारा इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि वो फर्टाइल ब्रेन काफ़ी कुछ उसमें कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जो कि हमारे सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। फिर ये एक सजेशन यहाँ पे और भी देते हैं, वो ये है कि जो 4% ऑफ द जीडीपी करने की बात की गई है, तो ये कहाँ से कट किया जाए, तो वो बोलते हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को कट करते हुए यहाँ पे पैसा बढ़ाया जा सकता है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को कट करना, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में हो सकते हैं, ये इनका ऑथर का अपना पर्सनल व्यू है, इसमें कुछ वैसी बात नहीं है। वो इस वजह से ऐसा करते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो 21st सेंचुरी का वार होने वाला है, यहाँ पे तो कोई जीतता है नहीं, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सबके पास ये चीज़ें हैं, तो कोई जीतने वाला है नहीं, बस सिर्फ जो लॉस है वो होता है। तो इसका तो कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, सभी को मिलकर यहाँ पे सोचना चाहिए और उस हिसाब से हम लोग को करना चाहिए। यही सजेशन इसमें था। अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में बोला कि भारत ने जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था वो अचीव कर लिया है, जो एक्चुअल टाइमिंग था उससे पहले ही, जो एक्चुअल शेड्यूल था, और 20% ब्लेंडिंग का टारगेट जो है 2030 तक है, जो कि नीति आयोग में बोला गया है कि इसको एडवांस किया जा रहा है 2025 तक। तो अगर एक अच्छे तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये देश में करीब $4 बिलियन सालाना बचाएगा, क्योंकि आपको उतना ऑयल के इंपोर्ट में पैसा खर्च होता, वो पैसा आपका बच जाएगा। आप यहाँ पे कंट्री में ही लोकल लेवल पे उसको बना ले रहे हैं, तो वो पैसा आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बचेगा। साथ ही आप जो बना रहे हैं वो ज़्यादातर उसमें जो एडेबल वेस्टेज हैं, एग्रीकल्चर फार्म वेस्टेज हैं, उसको हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो अगर उसको प्रायोरिटाइज वहाँ पे किया जा रहा है तो ये फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने में सहायक होगा। आगे बात करते हैं कि डिफरेंट जनरेशन्स हैं इथेनॉल के, वो जनरेशन इस सीरीज में कि किस सोर्स से इसको बनाया जा रहा है, सोर्स इसका आधार है। तो पहला जनरेशन जो है वो एडेबल टाइप के जो आइटम्स हैं, जो खाने में प्रयोग होता है, उसके ही इससे आपको बनता है। जैसे मोलेसेस जो शुगर केन से जो निकलेगा, उसका सूखा हुआ पार्ट चीनी बनाने के बाद, तो उसको मोलेसेस बोलते हैं। तो वो आपका पहला जनरेशन इसके अंदर आ जाता है। सेकेंड जनरेशन जनरली नॉन एडेबल आइटम्स हैं, उनसे बनाया जाता है, जैसे राइस हस्क है जो चावल की भूसी होती है, फिर बैम्बो बांस से बन सकता है, उसके अलावा जट्रोफा भी इसी कैटेगरी में आएगा, फिर उसके अलावा कुछ वुडन बायोमास, जो लकड़ी का कुछ बायोमास जो टुकड़ा है, उससे इस चीज़ को किया जा सकता है। तीसरा जनरेशन जो एल्गी होता है, शैवाल, उससे जनरेट करने की बात इसमें अभी रिसर्च चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पे काम अभी हुआ नहीं है, फिर भी अभी और आगे इस पे रिसर्च चल रहा है। चौथा जनरेशन भी है, वो भी रिसर्च स्टेज में ही है। उसमें टारगेट किया जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज किया जाए, ताकि जो बायो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए इनकी मदद से, उसमें भी इफ़िशियंसी ज़्यादा हो इस प्रोडक्शन का। तो वो अभी उस पर काम चल रहा है। वहीं ग्लोबली अगर बात किया जाए कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ये इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी हो रहा है, तो उसमें ब्राज़ील का नाम आता है, जिसने कि 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग ये अचीव कर लिया है।
अब इसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको देख लेते हैं कि इथेनॉल यूज करने से आपका जो कार्बन एमिशन है उसमें तो कमी आ जाती है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, तो इनमें कुछ बहुत ज़्यादा कमी नहीं दिखती है। तो ये पूरे तरीके से अगर बोला जाए कि क्लीन है तो वो बात पूरी तरीके से सत्य नहीं होगा। सेकेंड ये कि इथेनॉल प्रोडक्शन में जो आप ज़मीन यूज करेंगे वो लैंड का इफेक्टिव, बहुत ही इफिशियंट लैंड यूज नहीं है। एक आंकड़े में इसी आर्टिकल में दिखाया गया है कि अगर उतने ज़मीन पे हम लोग सोलर पावर जनरेट करते हैं तो बहुत ही कम ज़मीन में हम लोग उतना ही इंटेंसिटी का एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि ये सारा हम लोग क्रॉप उगा करके ये चीज़ अभी टारगेट कर रहे हैं इथेनॉल प्रोड्यूस करने का, जिसमें कि जो आपकी पानी के रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए एक आंकड़ा लिखा हुआ है कि 1 टन जो शुगर केन है, गन्ना है, उससे 100 केजी चीनी और 70 लीटर इथेनॉल बनता है। मतलब 1 लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन में आपको लगभग 2860 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखें कि जो हमारा ऑटोमोबाइल से जो व्हीकल्स हैं उसको भी कस्टमाइज करना पड़ेगा 20% ब्लेंडेड इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इंजन्स है उनकी रस्टिंग ज़्यादा होती है, उनमें जंग ज़्यादा लगेगा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से। तो उस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसका इंजन उतना ही इफिशिएंटली काम करे, तो उसमें गाड़ी में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं उन्होंने कमिट किया है कि हम 2025 तक E20 कंप्लाइंट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा प्रभावित होता दिख रहा है, तो इससे आपका जो इथेनॉल प्रोडक्शन है ओवरऑल उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस आर्टिकल में जो इश्यूज हैं उस पर बात की गई है, तो उसमें उतना ही था। नेक्स्ट अगला आर्टिकल है हमारा कास्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो जीएस का पेपर है, जीएस 1 में सोशियोलॉजी का कुछ पोर्शन आता है, तो उस पोर्शन के लिए ये वाला आर्टिकल काफ़ी ज़रूरी है कि कास्ट का मेनली क्या क्या रोल प्ले किया जा रहा है, वो रिसेंट सिचुएशन में कैसे बदल रहा है, उसी पे बातचीत की गई है। ये आर्टिकल आपका 15 अगस्त 2022 को ही आया था, तो उसी सीरीज में चल रहा है। तो पहला चीज़ ये बोला गया है कि कास्ट एक ऐसा सिस्टम रहा है जो लाइफ चांसेस किसी व्यक्ति को मिलते हैं या मटेरियलिस्टिक जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर प्रदान किया जाता है, उसमें कास्ट सिस्टम का एक बड़ा रोल है। तो ये एक तरीके से माना जाए कि इनइक्वालिटी का एक सोर्स बना हुआ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको कास्ट के हिसाब से मिल रहा है। तो हायर कास्ट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई, लोअर कास्ट नीचे जो है उनको कम चांसेस मिले कास्ट की सिर्फ अलग होने की वजह से। तो जो कंट्री ने स्टार्ट किया था वो शुरू किया था रिजर्वेशन मेरिट सिस्टम के बेसिस पे। मतलब क्या कि कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ जिनको कि रिजर्व किया जाए, SC ST इन पर्टिकुलर, उनको जो है रिजर्वेशन स्टार्टिंग में दिया गया था, और बाकी लोगों को बोला गया था कि आप लोग मेरिट वाइज मेरिट सिस्टम के बेसिस पे आएँ। लेकिन कुछ गवर्नमेंट जॉब्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर छोड़ दिया जाए तो मेनली जो एलोकेशन हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ का वो उसी लाइन पे हुआ है जिस लाइन पे कास्ट की हायरार्की है सोसाइटी में, और उसी हिसाब से जो कॉरस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी उसी कास्ट हायरार्की के ही हिसाब से चला है। लेकिन रिसेंट टाइम में हम लोगों ने देखा है कि EWS कोटा इंट्रोड्यूस किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या दिख रहा है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो आइडिया था वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, उसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया बैकवर्डनेस का, उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको सामने लाया गया है। तो ये वाला चीज़ एक दिख रहा है कि जो एक पहला रोल है उसमें कैसे परिवर्तन आ रहा है। दूसरा रोल में हम लोग देखते हैं कि कास्ट को एक प्राइमरी
मोड ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकली लोगों को अपने साइड में लाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। जैसे कास्ट बेस्ड बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो पर्टिकुलर कास्ट को मोबिलाइज कराने के लिए जानी जाती हैं। बहुत सारे कास्ट रीजनल पार्टीज़ में ये चीज़ ज़्यादा है। तो ये इस तरीके का जो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन है ये 1960s में शुरू हुआ था ज़्यादा, और जो मंडल कमीशन आया था 1990 में, उस समय पे ये वापस से डोमिनेंस में दिखा। लेकिन जो अभी सिचुएशन दिख रहा है जिसमें कि एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, उसमें जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि मोस्टली आपका कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से वो लोग ने अपना सेटअप किया है, वोट बैंक के हिसाब से अपनी पार्टी का गठन किया है, तो उनका रोल जो है कम होता दिख रहा है, क्योंकि एक पार्टी का डोमिनेंस है, उनका ज़्यादा से है नहीं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें। तो इस वजह से जो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन है, प्रयास तो अभी भी जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल इसका डायरेक्शन हुआ करता था उसमें थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो रोल है कास्ट का, वो कहा जाता है कि एक आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी ये आपको देता है, कि मतलब आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो उसमें भाईचारा के लिए आप उसके हिसाब से कि हमारा ही अपना ही भाई है, अपना बंधु है, उसके हिसाब से एक कास्ट आपको एक आइडेंटिटी देता है, एक भाईचारा देता है लोगों के बीच में, कि एक ग्रुपिंग को एक अलग आइडेंटिटी, ये रोल, ये वाला रोल। लेकिन ये भी रोल जो है अभी रिसेंट फेनोमेना ये देखा जा रहा है कि हिंदुत्व का जो फिलॉसफी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ये जो प्रमोशन किया जा रहा है हिंदुत्व को, और जो इसका प्रमोशन करने वाले लोग हैं वो कितना तैयार हैं कि सारे इंडियंस को एक ट्रीट किया जाए, उनकी इस क्षमता पे निर्भर करेगा कि कैसे जो है हम लोग कास्ट आइडेंटिटी छोड़ के एक हिंदू आइडेंटिटी को लेके आगे बढ़ें। तो जो करेंट हमारा आइडेंटिटी है वो शेयर करता है एक, वो इस चीज़ को दिखाता है कि हम लोग एक कॉमन एंटिटी के तौर पे तो हैं हिंदुज़म के अंतर्गत में, लेकिन आपस में कुछ एडवर्सियल चीज़ें हैं, जो कि मतलब हमारा आपस में कुछ कुछ विवाद है, कुछ वैसे सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं। वो पूरा एक सॉलिड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो हिंदुज़म का बनना चाहिए वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। कास्ट सिस्टम इसमें अभी भी एक रोल प्ले करता दिख रहा है। तो ये कास्ट का इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन, उससे हिसाब से अभी रिसेंट पॉलिटिक्स में कैसे वो चीज़ चल रहा है, उसी चीज़ को दिखाता है ये आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में हम लोग के पास इतना है। आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी अगर देखा जाए तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि वर्थ डिस्कसिंग थे। कुछ कुछ और भी बातें हैं, उसको हम लोग अगले वाले सेशन जो है 15 अगस्त वाला जो न्यूज़पेपर था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उसका कुछ कुछ मटेरियल हम लोग आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो और आपका अगर इसको पीपीटी अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके इसका पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।